रीजनिंग में हम लोग आज शुरू करेंगे कैलेंडर। जी, कैलेंडर की आज शुरुआत करते हैं। चलिए शुरू करते हैं ना। तो ठीक है प्यारे बच्चों, आज की क्लास में हम लोग जो है कैलेंडर टॉपिक की शुरुआत करते हैं, और जो कि आज पहला दिन है। तो कैलेंडर की जो बेसिक जानकारी होती है सबसे पहले ये समझेंगे, ठीक है। इससे पहले ये बता दीजिए, क्या आपने कैलेंडर कभी पढ़ा है? कैलेंडर कितने बच्चों ने पढ़ा है बताइए। आप पढ़े हैं? आप पढ़े हैं? ठीक है, तो चलिए ठीक, आप भी पढ़े हैं। तो देखिए भैया, कैलेंडर आज हम लोग सीखेंगे। ये कैलेंडर की जो है पहली क्लास होगी, ये आपकी पहली क्लास है, ठीक। देखिए, कैलेंडर एक ऐसा टॉपिक होता है जो आपके हर एक परीक्षाओं में पूछा जाता है। कम से कम 1 से 2 प्रश्न तो आपके एग्जाम में पूछे ही जाते हैं। जैसा कि पुलिस वाला आप लोग पढ़ रहे हो, तो पुलिस के एग्जाम में मान के चलिए 1 प्रश्न तो आ ही जाता है, 1 या 2 प्रश्न, ठीक है। तो आइए हम लोग सबसे पहले समझेंगे कैलेंडर की जो मूल बातें होती ये जानते हैं, ठीक है। देखना प्यारे बच्चों, कैलेंडर की जो प्रकार होता है उसे तो हम लोग बाद में समझते हैं। पहले हम लोग ये समझते हैं, ये कैलेंडर में कुछ महत्वपूर्ण शब्द पाए जाते हैं, उन शब्दों को हमें जान लेना आवश्यक होता है। अगर आप लोग उन शब्दों के बारे में अगर आप जानते हो अच्छे तरीके से, तो कैलेंडर का हर एक सवाल आपका क्या लगेगा? आसान लगेगा, ठीक है। तो आप हेडिंग बनाइएगा, लिखिएगा कैलेंडर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली। ठीक है, कैलेंडर से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली। देखना, सबसे पहली शब्दावली की अगर हम बात करें तो ये आपका होता है सप्ताह। चलिए सप्ताह को ना सीख कर चलिए सप्ताह ही सीखते हैं। लिखिएगा सप्ताह, ठीक। यदि आप सप्ताह के बारे में जानते हैं तो कैलेंडर के प्रत्येक प्रश्नों को आप आसानी से समझ सकते हैं, ठीक है। तो देखना ध्यान से, सप्ताह क्या होती है भैया। जैसे एक भाग का स्ट्रक्चर बनाओ सबसे पहले। जैसे ये भाग का क्या है, एक मॉडल है, एक प्रारूप है। ये सर होता है भाजक, और ये होता है भाज, और ये होता है भागफल, और ये होता आपका शेषफल होता है। इतनी बातें आप समझ गए। तो देखना, इसकी परिभाषा आप कैसे बनाओगे। तो पहली बात ये जानो, ध्यान देना कि जो भागफल प्राप्त होता है उसी का नाम क्या होता है? सप्ताह, ठीक। और जो शेषफल प्राप्त होता है उसी का नाम होता है विषम दिन। ये आप जानते रहिए, क्या होता है? विषम दिन।
अब इसी सप्ताह जो यहाँ प्राप्त होता है भागफल ना, इसी को आप जो है अधिवर्ष भी कहेंगे। क्या कहेंगे? अधिवर्ष। ठीक, यानी कि ध्यान देना, यदि भाजक 7 होगा, यदि भाजक 7 होगा, भाज्य कोई भी संख्या हो, तो उससे प्राप्त होने वाला जो भागफल होगा क्या कहलाएगा? सप्ताह। ध्यान देना, ये अलग चीज है, इसको अलग करते, पूरी तरीके से अलग है। ठीक, अगर भाजक 7 है तो उससे प्राप्त होने वाला जो भागफल होगा क्या कहलाएगा? सप्ताह। ठीक, जो शेषफल प्राप्त होगा उसका नाम क्या होगा? विषम दिन। ठीक, लेकिन अगर भाजक में 4 रख दूं तो उससे प्राप्त होने वाला जो भागफल होगा क्या कहलाएगा? अधिवर्ष कहलाएगा। और जो शेषफल बचेगा उसका मतलब कुछ भी नहीं कहलाएगा, कुछ भी नहीं कहलाएगा। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं परिभाषा इसकी क्या होती है। तो लिखिएगा 7 दिनों के एक समूह को सप्ताह कहते हैं, सप्ताह कहते हैं। कह रहा कि 7 दिनों के एक समूह को सप्ताह कहते हैं। 7 दिनों का जो एक समूह होता है उसी को क्या कहते हैं? सप्ताह कहते हैं। ठीक है, लेकिन अगर बाबू हम कहें यदि किसी भी संख्याओं में आप 7 से भाग दे रहे हो और जो उससे प्राप्त होने वाला जो भागफल है उसका क्या नाम है? सप्ताह। तो आप ऐसा भी तो कह सकते हो, आप ऐसा भी कह सकते हो कि यदि, या करके लिख सकते हो, यदि किसी भी संख्या में 7 से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त होता है तो उसे सप्ताह कहते हैं। तो उसे सप्ताह कहते हैं। क्या मेरी बात आई समझ में? भैया मैंने कहा कि 7 दिनों का जो एक समूह होगा उसे क्या कहेंगे? सप्ताह। जैसे देखो, ये भी बाबू समझ में, परेशान ना रहो। जैसे देखो, जैसे मैंने अभी समझाया कि ये भाग का स्ट्रक्चर है, यहां हमें पता करना है कि 31 दिनों में कितने सप्ताह हैं। तो हमें पता है कि 7 दिनों के एक समूह को एक सप्ताह बोलते हैं। तो भैया अगर हमें 31 दिनों को पता करना कितने सप्ताह होते हैं तो हम 7 से भाग दे दें, तो 7 चौक 28, बचा कितना? 3। ये जो 3 प्राप्त हुआ ये क्या है? विषम दिन है। अब ये जो 4 प्राप्त हुआ इसका नाम क्या है? सप्ताह। और इसी का नाम क्या? भागफल है। तो क्या कह रहा यदि किसी भी संख्या में 7 से भाग देने पर जो भागफल प्राप्त हो रहा उसी का तो नाम सप्ताह है। क्या परिभाषा गलत तो नहीं है? परिभाषा सही है ना? यही मैंने लिखा है। ठीक, यानी किसी भी संख्याओं में मैंने 7 से अगर भाग दिया तो उससे जो भागफल प्राप्त हो रहा है उसी का नाम क्या है? सप्ताह है। ठीक है, अब सवाल ये आता कि एक सप्ताह में कितने दिन होते हैं। तो लिखिएगा, लिखिए एक सप्ताह में कुल 7 दिन होते हैं।
होते हैं जो निम्नलिखित हैं, जो निम्नलिखित हैं। अभी बात सुनिए, कह रहा कि एक सप्ताह में 7 दिन होते हैं जो निम्नलिखित हैं। अब देखना बाबू है कौन कौन ये जान लो। जैसे हमने कहा, जैसे 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये देखना, जैसे हमने कहा ये पहला दिन है, दूसरा दिन है, ये तीसरा दिन है, चौथा, पांचवा, छठा और ये 7वां दिन है, ठीक। अगर ये पहले दिन की बात करें तो ये सोमवार है, ठीक, और ये मंगलवार, और ये बुधवार, और ये बृहस्पतिवार या गुरुवार कह सकते हो, और ये आपका शुक्रवार, और ये शनिवार, जबकि ये रविवार। अब ध्यान देना, जो रविवार होता है वो 7वां दिन भी होता है, 0 दिन भी होता है, ठीक है। तो एक बात बताओ ध्यान से, जैसे मान लेते हैं आपने किसी भी संख्याओं में, यानी किसी भी संख्याओं में आपने 7 से भाग दिया, अगर शेषफल 1 बच रहा है तो उसका उत्तर सोमवार, अगर शेषफल 2 बच रहा है तो कितना उत्तर मंगलवार, ठीक है। अगर शेषफल 3 बचेगा बुधवार, 4 बचेगा, 5 बचेगा, 6 बचेगा, 7 बचेगा या 0 बचेगा रविवार। लेकिन एक बात मुझे बताओ, बात ये बताओ भाई, अगर सप्ताह में 7 दिन ही है तो ये बताओ मैक्सिमम विषम दिन कितना, मैक्सिमम शेषफल कितना बच सकता है? यार कहने का मतलब ये है कि अगर एक सप्ताह में 7 ही दिन है तो मैक्सिमम शेषफल कितने बचेंगे? मैक्सिमम शेषफल 7 बचेगा। अरे यार 0 के लेकर देखो, ये भी तो शेषफल कहलाता है बाबू, क्या नहीं कहलाता है? लेकिन मिनिमम कितना बचेगा? 6 बचेगा। अगर आपने 7 से किसी भी संख्याओं में भाग दिया तो मिनिमम 6 बचता ही बचता, लेकिन मैक्सिमम 7 बचेगा, क्योंकि 0 की कोई वैल्यू नहीं है। क्यों भाई, हम 7 को ना काटें, 6 बार जाएगा, सीधी सी बात, ठीक। तो कहने का मतलब ये है, जैसे हम मान लेते हैं कि भैया हमारे सामने 8वां दिन पूछ रहा है, इसमें अगर हम 7 से भाग दें तो बचा कितना? 1, तो यानी उत्तर क्या आएगा? सोमवार। अगर मान लेते हैं यहाँ पर होता 9 और 7 से भाग दे, बचा कितना? 2, हमारा उत्तर मंगलवार। अगर यहाँ मान लेते होता 10, भाग देते 7 से, बचा कितना? 3, उत्तर आया बुधवार। इसी प्रकार अगर मान लेते यहाँ होता 14, आपने 7 से भाग लगाया तो 7 दूना 14, बचा कितना? 0, 0 भी तो शेषफल कहलाता भैया, ठीक। तो ऐसे में आप कह सकते हो रविवार, ठीक है। या अगर आपकी इच्छा हो तो आप भाग जो है 1 ही बार ले जाओ। बात समझ गए? ठीक, यही मैंने बताया, इसको नोट कर लीजिए अच्छे से। नोट करिए अच्छे से। कहने का मतलब बाबू, मैं कैलेंडर आपको ऐसा पढ़ा रहा हूं ना कि भविष्य में दिक्कत ना हो। ऐसा नहीं कि ऊट पटांग की तरह पढ़ा दूं, इसके बाद जो है बीने फिर भूल जाओ, तो ये सब कहानी नहीं होगा मुझसे, ठीक। एक क्रमबद्ध तरीके से पढ़ा जाता है, कोई भी सिलेबस हो। आज वो सेंटर पे और बच्चे नहीं आए थे क्या? सब लोग कहाँ रह गए? नहीं आए। चलिए कोई बात नहीं, कल आएंगे तो ही भटकेंगे आराम से ना बाबू, कल तो छुट्टी थी ही।
अरे यार वर्तमान समय में कहाँ जा रहे हो, भूतकाल में तो ठीक। हो गया ये, चलिए। तो ये बात बाबू समझ में आ गया होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। ठीक, तो अगर आपने सप्ताह सीख लिया, ठीक है, तो अब आइए हम लोग दूसरा शब्द जानते हैं कि दूसरा शब्द क्या होता है कैलेंडर में। चलिए, कैलेंडर में देखना दूसरा शब्द होता है विषम दिन। विषम दिन, आप जानिए सर विषम दिन क्या होता है। ठीक, सबसे पहली बात मैंने क्या कहा कि यदि किसी भी संख्याओं में 7 से भाग दे रहे हो, ठीक, तो जो भागफल प्राप्त होगा उसका नाम क्या होता है, सप्ताह होता है, और जो शेषफल प्राप्त होता है उसका नाम क्या होता है, विषम दिन। तो आप परिभाषा बना सकते हो कि यदि किसी भी संख्याओं में 7 से भाग देने पर जो शेष प्राप्त होता है उसका नाम क्या कहलाता है, विषम दिन कहलाता है। तो लिखिएगा, यदि किसी भी संख्याओं में 7 से भाग देने पर जो शेषफल प्राप्त होता है तो उसे विषम दिन कहते हैं। तो उसे विषम दिन कहते हैं। बात समझ के बाबू, हमने यही तो कहा कि अगर आपने मान लेते हैं किसी भी संख्या में 7 से भाग दिया तो जो भागफल प्राप्त हो रहा है उसका नाम तो सप्ताह कहलाएगा, लेकिन जो शेष बच रहा उसका नाम क्या कहलाएगा, विषम दिन। जैसे उदाहरण के लिए हम कह सकते हैं, उदाहरण के लिए बाबू हम कह सकते हैं, जैसे हमने कहा ये भाजक 7 है और यहां लिख दें 31 दिन, ठीक, तो 7 चौक 28, बचा कितना, 3। यानी आप कह सकते हैं कि 31 दिन में 4 सप्ताह होते हैं और 3 विषम दिन होते हैं, 3 अतिरिक्त दिन होते हैं। यानी जो शेष अतिरिक्त दिन बचता है उसी का नाम क्या होता है, विषम दिन होता है। ठीक है, क्लियर हो गया। चलो, लेकिन एक बात बताओ बाबू, ये बताओ कितने विषम दिन हो सकते हैं। आप बताइए, अगर आपसे कभी पूछा जाए विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, विषम दिनों की संख्या कितनी होती है, ठीक, तो देखना विषम दिनों की संख्या तो भैया मिनिमम कितनी होती है, 6, लेकिन मैक्सिमम 7 होती है। बात समझिए, मिनिमम कितनी होती है, 6 होती है, जबकि मैक्सिमम 7 होती है। भाई स्वाभाविक है यार,
अगर आपने 7 में 7 से भाग दोगे तो 0 तो बचेगा ही बचेगा ना। तो क्या 0 विषम दिन नहीं है? क्या 0 दिन नहीं होता उत्तर आपका? तो ऐसे में कह सकते हो कि मिनिमम 6 तो होता ही होता है, मैक्सिमम 7 भी होता है। बिल्कुल लिख सकते हो बाबू। हाँ वही मतलब, जैसे 6 होता ही जानते हो, लेकिन जो 0 बचने वाला उसको भी 7वें में गणना करोगे ना, इसलिए मिनिमम 6 होते हैं लेकिन मैक्सिमम 7 होते हैं। क्लियर हो गया? चलिए ये आप सीख लिए, हटा दे बाबू इसे। चलिए अब अगर आपने ये सीख लिया, चलो सर मिनिमम और मैक्सिमम में अंतर क्या है? मतलब मिनिमम मतलब एकदम कम, ठीक है, मैक्सिमम मतलब ज्यादा। बात समझ रहे हैं? चलिए देखिए ध्यान से, जैसे अगर बात करें बाबू विषम दिन कौन कौन होते हैं, ये भी जान लो, विषम दिन कौन कौन होते हैं। भैया देखो विषम दिन कौन कौन होते हैं तो आप जानो, या तो एक विषम दिन होता है, या तो 2 विषम दिन होता है, या तो 3 विषम दिन होता है, या तो 4, या तो 5, या तो 6, या तो 0। बात समझ गए? विषम दिन यानी एक भी, आप जो एक संख्या है ना, ये क्या एक विषम दिन है। 2 जो संख्या है ना, ये भी क्या एक विषम दिन है। 3 जो संख्याएं है ना, ये भी क्या एक विषम दिन है। ठीक, 4 जो संख्या ये भी एक विषम दिन है, 5 जो संख्या ये भी एक विषम दिन है, और 6 जो एक संख्या ये भी एक विषम दिन है, और 0 जो है ये भी क्या एक विषम दिन है। जैसे मैं मान लेता हूं कि भैया हमने कहा कि 13 दिन है, 13 दिन में विषम दिन कितने हैं, तो भाई 7 एकम 7, बचा कितना 6, यानी कि शेष 6 बचा है ना, तो 6 विषम दिन है। ठीक, या ऐसा कह सकता कि 13वां दिन कौन सा है, तो शनिवार होगा। क्यों भाई? यही बात समझ गए? तो यही कहानी है, तो यही आपके विषम दिन होते हैं। इसलिए मैंने कहा कि मिनिमम तो 6 होते हैं, मैक्सिमम 7 होते हैं। भाई देखो यहां तक तो कंफर्म है 6 होते हैं, लेकिन क्या 7 को आप 7 से नहीं काटते हो? काटते हो, जो शेषफल बचता उसी का नाम तो विषम दिन होता, तो ये भी विषम दिन में गणना की जाएगी ना। चलिए, क्या पहली बार पढ़ रहे हो, क्या कैलेंडर नहीं समझ में आ रहा है? बताओ भैया। पढ़ाने वाला यार होना चाहिए ना, बेसिक से नहीं मतलब है। यही देखा कर यार, रियल में वास्तव में एक एक भ्रम को दूर कर दूंगा हिंदी और रीजनिंग में। मेन चीज पढ़ाने वाला सही तो होना चाहिए ना। अब वो का खुद है ना पता रही माह किसे कहते हैं, तो कहो लड़किन को बताई महीना, कुछ ना बताई कि बेटा लिखा प्रकार कैलेंडर 365 दिन 366 दिन हो गया, खत्म कहानी। यही कैलेंडर हो गया। ये नहीं कैलेंडर यार, एक पढ़ाने का तरीका होता है। क्यों ऐसे तो नहीं उठो जो आगे पीछे पढ़ डालो, क्या मतलब। चलिए अब सर बात ये आती है कि आपने सप्ताह सीख लिया, विषम दिन सीख लिया, अब हमको समझना ये है कि भैया लीप वर्ष क्या होता है। लीप वर्ष या इसी को अधिवर्ष कहते हैं। अधिवर्ष, अधिवर्ष देखना ध्यान से। सर पहली बात ये समझो बाबू कि अगर हमें लीप वर्ष या अधिवर्ष ज्ञात करना हो किसी भी वर्षों में, तो सबसे पहले आपको वर्ष पता होना चाहिए कि वर्ष कितने प्रकार के होते हैं। ठीक,
तो अगर मैं वर्ष की बात करूं तो वर्ष बाबू ये होते हैं आपके दो प्रकार के, ये आपके दो प्रकार के होते हैं। आपने देखा होगा कुछ ऐसे वर्ष होते हैं जिनके पीछे डबल जीरो नहीं होता है, कुछ ऐसे वर्ष होते हैं जिनके पीछे डबल जीरो होता है, ठीक है ना। तो देखो ध्यान से, एक भैया केवल वर्ष कहलाता है, एक जो है केवल वर्ष कहलाता है, और एक भैया शताब्दी वर्ष कहलाता है। ये सब लोग पढ़े होंगे, ठीक। सर केवल वर्ष कौन सा होता है? जैसे हमने कहा 2012 ये केवल वर्ष है, जबकि हमने कहा 2000 ये सर क्या है? एक शताब्दी वर्ष है। तो वर्ष कितने प्रकार के? दो प्रकार के। लेकिन मामला ये आता है कि लीप वर्ष या अधिवर्ष कैसे आप ज्ञात करोगे? भाई मान लेते हैं कि अगर केवल वर्ष है जिसके पीछे डबल जीरो या ट्रिपल जीरो नहीं है तो उसको समझ जाना क्या है, ये केवल वर्ष है। और जिसके पीछे डबल जीरो या ट्रिपल जीरो होगा उसका नाम क्या होगा? शताब्दी वर्ष, ठीक। तो भैया ध्यान देना, जिसके पीछे डबल जीरो या ट्रिपल जीरो नहीं है उसमें लीप वर्ष ज्ञात करने के लिए आप भाग देते हो 4 से, ठीक। लेकिन जिसके पीछे डबल जीरो या ट्रिपल जीरो है उसमें भाग देते हो 400 से, ठीक। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि भैया हमें पता है चौथी जो साल होती है वो क्या होती है? लीप वर्ष होती है, इसलिए हम संख्या 4 से भाग देते हैं। जबकि शताब्दी 100 वर्षों के एक सदी बोलते हैं ना, ऐसे 4 वर्ष बाद क्या आएगा? हमारा लीप वर्ष आएगा ना, इसलिए हम 400 से भाग देते हैं। बात समझ गए बाबू? ठीक। तो देखना ध्यान से, कहानी सुनो। कहानी क्या है कि सर इसकी परिभाषा कैसे बनाओगे? तो बाबू सुनो ध्यान से, आपने भाग तो पढ़ा होगा ना, भाग पढ़े हो ना। ये कौन होता है? ये भाजक होता और ये भागफल होता है, और ये भाज्य होता है, और ये शेषफल होता है ना। तो बाबू सुनो ध्यान से, अगर मान लेता हूं कि मैं यहाँ 4 या 400 से, यानी भाजक मेरा 4 या 400 है, ठीक। अब भाज्य कोई भी वर्ष हो तो उससे प्राप्त होने वाला जो भागफल होगा इसी का नाम तो अधिवर्ष होगा। क्यों भाई? इसी का नाम अधिवर्ष या लीप वर्ष होगा। और जो शेष बचने वाला है इनका नाम कुछ भी नहीं होगा। बात समझ गए? तो आप परिभाषा बना सकते हो कि यदि किसी भी वर्षों में हम 4 या 400 से भाग देते हैं तो उससे जो प्राप्त होने वाला भागफल होगा उसका नाम क्या कहलाएगा? अधिवर्ष या लीप वर्ष। तो लिखिए बाबू, परिभाषा लिखिए, इसको बना लो अच्छे से। अच्छा लिखिए परिभाषा, यदि अधिवर्ष हेडिंग डालो या लीप वर्ष लिखिए, यदि किसी भी वर्षों में, यदि किसी भी वर्षों में हम 4 या 400 से, हम 4 या 400 से भाग देते हैं, भाग देते हैं और उससे प्राप्त होने वाला भागफल है, और उससे प्राप्त होने वाला भागफल है, भागफल अधिवर्ष कहलाता है, अधिवर्ष कहलाता है, अधिवर्ष कहलाता है। क्या मेरी बात बाबू आई समझ में? तो हाई बना लो, हाई है बना लो स्ट्रक्चर, ताकि हमेशा के लिए इंडिया में सेव रहेगा।
हाँ हाइयो बना लो, ये भी बना लो। ठीक है, जड़ और शाखा का नियम एकदम जड़ से पढ़ेंगे हम लोग ना, ताकि जीवन भर ना भूले ना, जिसे कहते हैं मरते दम तक ना भूले। मरने के बाद तो हर एक कोई भूल जाता है एक दूसरे को, क्यों है ना बाबू? कोई बताया ही नहीं, कोई बताया ही नहीं यार। मैं कह रहा हूं कि मरने के बाद हर एक कोई भी व्यक्ति भूल जाता है एक दूसरे को। अच्छा अच्छा, आइए वो कहानी जानते हैं। बाबू दूर ले जाना चाह रहा है, कहीं अलग सेंस लगा रहा है। कहीं है कि नहीं इधर भूल हाँ, जाते हैं ना, लेकिन हाँ। सही बात है कि ना। देखिए जीवन में जितना महत्व याद रखने का उतने महत्व भूलने का भी है। आपस में दोनों का कॉम्बिनेशन है, तो ऐसे कंडीशन में भूलना भी बहुत जरूरी है ना। ठीक हो गया भैया। जैसे देखो एक उदाहरण हम देते हैं, जैसे एक उदाहरण हम देते हैं, जैसे देखो उदाहरण क्या भैया, जैसे मान लेते हैं अगर कभी कोई पूछता है कि 48 वर्षों में कितने लीप वर्ष हैं, तो 48 वर्ष में कितने लीप वर्ष हैं, तो आप क्या करोगे? 12 चौक 48, बचा कुछ नहीं। ऐसे में आप कह सकते हो कि भैया 48 वर्षों में 12 तो लीप वर्ष हैं, लेकिन अगर इसी में पूछता है कि 48 वर्षों में अगर 12 लीप वर्ष हैं तो कितने सामान्य वर्ष हैं, तो सर कह सकते हैं कि 48 में से अगर 12 घटा दें तो 36 क्या है? सामान्य वर्ष है। तो भैया आप कह सकते हो कि 48 वर्षों में 12 तो लीप वर्ष है। क्यों भाई? 12 लीप वर्ष है और 36 सामान्य वर्ष है। कोई दिक्कत? ठीक, लेकिन एक सवाल पूछेगा। सवाल क्या पूछेगा? पूछेगा किसी भी वर्षों में यदि अगर हमें सामान्य वर्ष ज्ञात करना हो, यदि किसी भी वर्षों में सामान्य वर्ष ज्ञात करना हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? यदि किसी भी वर्षों में सामान्य वर्ष ज्ञात करना हो तो हम कैसे ज्ञात करेंगे? 4 से भाग देंगे, जो लीप वर्ष वो रहेगा उसको माइनस कर देंगे। 4 से अगर कट जाएगा तो वो नहीं पहुंच होगा, 4 से नहीं कटेगा तो साधारण वर्ष में। मैंने क्या बोला? सुनो एक रुको, मैंने क्या बोला कि यदि किसी भी वर्षों में हमें यह पता करना हो कि कितने सामान्य वर्ष हैं, हाँ, उस वर्ष में सबसे पहले 4 से भाग देंगे, उसके बाद निकलेगा लीप वर्ष, उसके बाद उस वर्ष में से लीप वर्ष घटा देंगे, जितना बचेगा वैसा। बस यही सुनना चाह रहा था मैं। यही लॉजिकल प्रश्न है, लॉजिक। सब किताबियत देखकर रट्टा मारे हैं। हमेशा पूछता है किसी भी संख्याओं में अगर 4 से भाग दे देंगे उससे प्राप्त होने वाला भागफल क्या कहलाएगा? अधिवर्ष। लेकिन जौने दिने पेपर हम बनाए हुए ना पूछब, हम ये पूछब कि यदि किसी भी संख्याओं में या किसी भी वर्षों में सामान्य वर्ष ज्ञात करना हो तो उस संख्या में हम कितने से भाग देंगे? नहीं सॉरी, 4 से या 400 से भाग देंगे, है ना? यही कहानी है यार, इसी को कहते हैं माइंड। सोचा करो अच्छे से, ठीक? अब कहते हैं गुरु जी माइंड ये ना हमारे तब तुमसे ले लो थोड़ा थोड़ा, ठीक है? ये टाई ठीक, अच्छा ठीक, चलो भैया 2 रुपया किलो, ठीक ठीक, चलो। तो भैया देखो ये आपने सीख लिया, लेकिन अगर कभी बाबू कहता है कि 15 वर्षों में कितने लीप वर्ष हैं, 15 वर्षों में कितने लीप वर्ष हैं, तो भैया शताब्दी है ना,
तो भैया यहाँ 400 से भाग दो, 4 तिहाई 1200, बचा कितना? 300। क्या मुझे आप लोग बता सकते हो कि 1500 वर्षों में कितने लीप वर्ष हैं? तो आप बता दिए सर 300, 3 लीप वर्ष है। ठीक, यानी कि आप कह सकते हो कि भैया 12 ऐसे वर्ष होंगे इसमें जो सामान्य वर्ष होंगे, 3 वर्ष ऐसे होंगे जो लीप वर्ष होंगे। लेकिन मैं कहता हूं कि 1500 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे? 1500 वर्षों में कितने विषम दिन होंगे? 300 होंगे ना? ठीक है, क्या मेरी बात सही है? हाँ बिल्कुल, 7 से भाग करोगे ना? बताइए कितना होगा विषम दिन? धन हो परमात्मा। आप लोग बताओ। मैंने कहा कि 1500 वर्षों में कितने विषम दिन हैं? कितने विषम दिन नहीं पढ़े हो? तब बताओ ना, पढ़ दे। 100 एक होगा। एक कैसे होगा? सुन लीजिए, आपका होमवर्क है, होमवर्क है। मुझे चाहिए कल कि 1500 वर्षों में कितने विषम दिन है, मुझे कल चाहिए उत्तर, आज नहीं बताऊंगा। हाँ, 1500 वर्षों में कितने विषम दिन हैं। चलो ये होमवर्क रहेगा, कल बताइएगा। चलिए अब बाबू क्या हुआ? ऑप्शन नहीं है इसका। पता नहीं, मुझे क्या बता बाबू, आप पढ़े हो तो बताओ। चलिए आगे आगे बढ़ते हैं। ठीक, अब हेडिंग डालिए माह। माह देखिए कि 12 महीने के एक समूह को ऐसा लिखिए, 1 मिनट रुकिए। माह लिखिए फिर से, ये कि 12 महीने के अलग अलग महीने के नाम को माह कहते हैं। माह कहते हैं। अगर कल उत्तर नहीं आया तो लठिया ही जाओगे, ये भी बता दे रहा हूं। यही जो पूछे हैं, ठीक है। हाँ ठीक, कोई बात, कल आप बताइएगा, आज ना बताइए, लेकिन गलत नहीं। ठीक है, कोई और रखे लठियाएंगे कल, जान लीजिए, पक्का है। हाँ ठीक, लिखिए, कोई बात नहीं, ठीक है। चलिए, मुझे बस विषम दिन चाहिए। करा कि 12 महीने के अलग अलग महीने के नाम को क्या कहते हैं? माह कहते हैं। लिखिए कि कुल 12 माह होते हैं। कुल 12 माह होते हैं। ठीक, अब भैया लाठी यहीं पर है। हाँ, ठीक, हाँ लाठी की जरूरत नहीं, लाठी है। चलिए बनाइए इसको अच्छे से। क्या ऑप्शन क्या करोगे? नहीं, वो ऑप्शन देने की जरूरत है नहीं है।
जब कह रहे हो कि कैलेंडर हम सब लोग पढ़े हैं, कहाँ पढ़े हैं सर जी? कौन 10 से ऊपर है, जो कहा 10 से उससे बड़ी पूछिए। एक छोटी है, हैं? 10 से बड़ी एक छोटी है। अब ये नहीं बता सर सकते जो हैं। पढ़ा उससे पूछिए ना, हम लोग के लिए छूट है ना। कौन से सर पूछिए? लीजिए सर, दे दे रहे हैं हम। हाँ दीजिए। पहला विकल्प इनमें से हाँ, और? कोई नहीं। दूसरा विकल्प है, ठीक है, किसका विकल्प है? 100, 300 और एक है विकल्प आपका दो ऐसे एक से अधिक विकल्प सही है। एक से अधिक विकल्प सही है। अब तो नहीं कहोगे विकल्प नहीं दिए गुरुजी। लेकिन इसमें से एक हाँ। तो सही है ना। मुझे क्या पता यार, मुझसे काहे पूछ रहे हो? हाँ बिल्कुल, चारों ऑप्शन एक सही है, बिल्कुल सही है। ए, बी, सी, डी और ई। 4 में से एक सही है ना। हाँ बिल्कुल सही है। हाँ तो 5 ऑप्शन रीजनिंग में रहता है भैया। एक ऑप्शन सही है। कोई बात नहीं, आप लगाइए, कल हम मिलेंगे आपसे। हटा दी इसे, अब नोट कर लीजिए। चलिए चलिए हटा दे भैया। अब लिखिए 12 महीनों के नाम आप जानिए पहले। हाँ 12 महीनों के नाम, ठीक है, 12 महीनों के नाम। चल जी भैया, क्या कह रहे हो? चलिए अब लिखिए, आप ऐसे बना लीजिए, हम देखिए पूरा डायग्राम बना दे रहे हैं, ठीक, उसके बाद आप लोग नोट कर लीजिएगा। हाँ हाँ भैया, तीन, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 11 1 12, ठीक है। एक, 2, 3। चलिए ये देखिए आपका क्रमांक, ठीक, ये आपका माह का नाम है, का नाम, माह के दिन, और ये आपका होगा विषम दिन, विषम दिन। भैया देखो, ये पहला महीना, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, 9वां, 10, 11, 12। देखो आपका है जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, अप्रैल, मई, ओहो अरे यार अप्रैल कहाँ, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अभी तक क्वेश्चन पढ़े हो क्या?
देखिए बाबू, जनवरी में 31 दिन होते हैं, फरवरी में 28 या 29, 31, 30, 31, 30, 31, 31, 30, 31, 30, 31। इसको बना लीजिए पहले अच्छे से। उस पर पुरस्कार भी रख रहे हैं, जो उत्तर दे देगा ना, जो विषम दिन वाला पूछे हैं, ठीक है, जो बता देगा उसको एक टॉफी मिलेगा। ठीक है, हमें सब कुछ उत्तर भी चाहिए, विकल्प भी चाहिए, भी जान लीजिए। ऐसे फर्जी थोड़ी नहीं हम बतला रहे हैं, टॉफी देने के लिए फर्जी बहुत काम करवाएंगे आपसे। चॉकलेट, हाँ बनाइए। हेलो, गुड इवनिंग, क्या हाल चाल, ठीक है? कहाँ पे हैं? क्यों, क्या हुआ? क्या स्कूल में हो रहा है? स्कूल में लाइब्रेरी चल रहा क्या? अभी हम पढ़ा के कॉल करते हैं ना, ठीक, क्लास है ना। चलिए, ये हो गया बाबू। अब सुनिए ध्यान से। सर इसमें पता ये करना है कि प्रत्येक दिनों में, प्रत्येक माह में कितने विषम दिन होंगे ना। तो बाबू इस प्रकार देखने को ये मिल रहा है कि सर इसमें जो महीने हैं, महीने को टोटल चार दिनों में डिवाइड किया गया है। ठीक है, नहीं, 4 प्रकार के दिनों में डिवाइड किया गया है। भाई कुछ माह ऐसे हैं जो कितने वाले हैं, 31 क्या है, कुछ माह 30 वाले हैं, कुछ माह जो है आपके 29 वाले हैं, कुछ माह आपके 28 वाले हैं। इस प्रकार 12 महीने जो होते हैं उनको टोटल 4 प्रकार के दिनों में कन्वर्ट किया गया है। क्यों, आप समझ सकते हो। सर इसमें विषम दिन अगर पता करना हो तो भैया आप 7 से भाग देते हो, क्योंकि 7 दिन के बाद हमारा वही दिन आएगा। यहाँ देखिए 3 मिलेगा, 2 और यहाँ 1 और यहाँ 0। तो यहाँ देखिए 3 मिलेगा, 0 और 1 मिलेगा, 3, 2, 3, 2, 3, 3, 2, 3, 2 और ये 3। इसको बना लीजिए। हाँ बताइए बाबू, कोई दिक्कत? ठीक, नोट कर लीजिए, बनाइए। नेट पे सर्च कर रहे हो क्या? नहीं, वो कैलेंडर देख रहे हैं कौन दिन में छुट्टी का। टूर पे जाना है क्या? अच्छा, तो चलिए हो गया। अब एक बात सुनिए, सुनना यह है कि सबका पुलिस में फॉर्म पड़ चुका है? अभी नहीं पड़ा है तो बाबू डाल दीजिए। अगर ज्यादा लेट करेंगे तो सेंटर आपका दूर जाएगा। किसका? आपका? अभी पेपर ही नहीं हुआ। अच्छा, ऑनलाइन करवाए, ठीक। पुलिस वाला सुनिए बच्चे, पुलिस वाला भी ऑनलाइन करवाइए। लेकिन एक बात सुनिए, बहुत दुखद की बात यह है कि भैया सबसे पहले हम लोग बहुत प्रसन्न हुए थे। प्रसन्न ये हुए थे कि यूपी पुलिस में से जो है नेगेटिव मार्किंग को समाप्त कर दिया गया है। ठीक है, लेकिन अब मामला ये सुनने में आ रहा है कि भैया नेगेटिव मार्किंग के स्थान पर
प्रत्येक विषय में 35% पासिंग मार्क चाहिए। यानी कि अगर आपका हिंदी है तो हिंदी में जितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसका 35% अगर आप पास रहेंगे तभी आपकी कॉपी चेक होगी, अन्यथा नहीं चेक होगी। तो ये भैया नेगेटिव मार्किंग से भी खतरनाक है, क्योंकि इससे पहले क्या होता था कि भैया जिन बच्चों को गणित नहीं आता गणित छोड़ते थे, या जीएस नहीं तो जीएस छोड़ देते थे। लेकिन अब क्या होगा कि अब जीएस भी करना है, हिंदी भी करना है, गणित भी करना और रीजनिंग भी करना है। तो अब बाबू हर एक सब्जेक्ट को बैलेंस बना के चलिए। आपका हिंदी भी महत्वपूर्ण है, जीएस भी महत्वपूर्ण है, रीजनिंग भी और गणित भी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो ये बात ध्यान दीजिए। अब ज्यादा से ज्यादा सब्जेक्ट पर ध्यान दीजिए, क्योंकि 35% सब में पास रहेंगे तब जाके आपकी कट ऑफ बनेगी। अगर उस कट ऑफ में या मेरिट में आओगे तब आपका सिलेक्शन होगा, अन्यथा नहीं होगा। ठीक है, तो मुझे लगता है समय ज्यादा हो गया, तो आज के लिए बस यहीं पर जो है विराम देते हैं। आगे की प्रक्रिया जो है यहीं से शुरू करते हैं। ठीक है।